नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की S-400 सिस्टम यानी सुदर्शन चक्र की तरफ से है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने की वजह से अभी एक गैलेंट्री अवार्ड देने का फैसला किया गया है। और अभी पहली बार ये बात सामने आई है कि S-400 सिस्टम की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक नहीं बल्कि तीन टारगेट और न्यूट्रलाइज किया गया था। 3 किल स्कोर में से पहले साइटेशन के बारे में बात करें तो पहला साइटेशन कॉम्बैट हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू मिसाइल किल होने वाला है, जिसे सुदर्शन चक्र यूनिट की तरफ से 9 मई 2025 को पाकिस्तान एवक्स को या साब एरिया एवक्स को 314 किलोमीटर की डिस्टेंस पर शूट डाउन करने के लिए दिया जाने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिए गए डिटेल्स के मुताबिक 9 मई 2025 को पाकिस्तानी साब एवक्स पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस के ऊपर सिविलियन एयरक्राफ्ट के बीच में छुपकर ऑपरेट कर रहा था, जिसे S-400 सिस्टम की 92 N6E रडार की तरफ से डिटेक्ट किया गया था। और S-400 सिस्टम की एक सिंगल 40 N6E लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल करके इस एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज किया गया था। दूसरा साइटेशन CKG-400 क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए दिया जाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल को पाकिस्तान की JF-17 की तरफ से S-400 सिस्टम को डायरेक्टली हिट करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे भी S-400 सिस्टम की तरफ से इंटरसेप्ट कर दिया गया था। लेकिन इसे S-400 सिस्टम की 48 N6 DM मिसाइल की तरफ से न्यूट्रलाइज किया गया था, जो कि S-400 सिस्टम का सबसे शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है। और तीसरा साइटेशन अभी तक क्लासिफाइड रखा गया, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक इसमें शायद पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने के लिए S-400 सिस्टम को साइटेशन दिया जाने वाला है, जिसमें मिराज 5, JF-17 या F-16 जैसे एयरक्राफ्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है। रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि इस दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के टोटल 5 एयरक्राफ्ट को डाउन किया गया था, जिसमें से कुछ S-400 सिस्टम की तरफ से भी गिराने की बात क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा S-400 स्क्वाड्रन के जवानों को भी अभी गैलेंट्री अवार्ड मिलने की बात कंफर्म हो चुका है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट की डील को लेकर है। पिछले महीने ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन नेवी के लिए एडिशनल 6 P-8I एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के लिए अप्रूवल दिया गया था, लेकिन अभी पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इस डील को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को फिलहाल के लिए होल्ड पर रखने का फैसला किया जा रहा है। ये फैसला यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए 25% टैरिफ के तुरंत बाद लिया जा रहा है, जो 7 अगस्त 2025 को लागू होने वाला है। इंडियन नेवी के पास अभी 12 P-8I एयरक्राफ्ट मौजूद है। इन एयरक्राफ्ट की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से नेवी की तरफ से लगातार इन एयरक्राफ्ट की टोटल फ्लीट को 18 तक पुश करने की कोशिश किया जा रहा था। इंडियन नेवी के लिए P-8I एयरक्राफ्ट का पहला ऑर्डर 2009 में दिया गया था, जिसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली $2.2 बिलियन के आसपास की थी, जिसमें 8 एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था। फिर 2016 में 4 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए डील को फाइनल किया गया था और 2021 में यूनाइटेड स्टेट की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से 6 और एयरक्राफ्ट को भारत को सप्लाई करने के लिए अप्रूवल दिया गया था, जिसका कीमत अप्रोक्सीमेटली $2.42 बिलियन के आसपास एस्टिमेट किया गया था। लेकिन जुलाई 2025 तक ये कॉस्ट बढ़कर $3.6 बिलियन के आसपास कोट किया जाने लगा और बोइंग की तरफ से इसको लेके क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि सप्लाई चेन इशू की वजह से हो रहा है, जिस वजह से प्राइस बढ़ रहा है। तब भी भारत की तरफ से इस डील से पीछे हटने का फैसला नहीं किया गया था, लेकिन रिसेंटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारत के ऊपर जो एडिशनल टैरिफ वगैरह लगाया जा रहा है, यह भी भारत को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाले। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंदर टैरिफ को अनाउंस किया गया था, तब से यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच डिफेंस टाइज में या डिफेंस रिलेशन में फ्रिक्शन थोड़े बढ़ने लगे। टैरिफ के साथ साथ अमेरिका की तरफ से भारत पर अभी और भी आर्म प्रोक्योरमेंट करने की प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन अभी भारत की तरफ से इस डील को होल्ड पर रखने का फैसला किया जा रहा है। इस डिप्लॉयमेंट के साथ गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि भारत अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट में अपनी खुद की इंटरेस्ट को ही फॉलो करने वाला है और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम दोनों को फॉलो किया जाने वाला और साथ ही इंडिजिनस प्लेटफॉर्म जैसे कि DRDO के UAV और HAL की तरफ से डेवलप किए जाने वाले मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को भी P-8I की जगह पर प्रायोरिटी देने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के एक इम्पोर्टेंट एयर डिफेंस अपग्रेड प्रोग्राम की तरफ से है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अभी एक नए प्रपोजल को अप्रूव किया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के सक्षम यानी कि स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का मेजर अपग्रेड करने का फैसला किया गया है।
इस अपग्रेड का सबसे बड़ा फोकस स्पाइडर सिस्टम को भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि ISCCS के साथ फुली इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे रियल टाइम सर्वेलेंस और रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव होने वाला है। स्पाइडर सिस्टम की बात करें तो ये एक इजरायली ओरिजिन शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से डेवलप किया गया है। ये सिस्टम पाइथन और डर्बी जैसे मिसाइल का इस्तेमाल करती है, जिसे हाई स्पीड एरियल थ्रेट जैसे कि फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर इन सिस्टम को सक्षम का नाम दिया गया और अभी पहले से ही कई स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर इनको डिप्लॉय करके रखा गया। अब थोड़ा बात करते हैं कि इस अपग्रेड के अंदर क्या क्या इंक्लूड किए जाने वाले हैं। सोर्सेज के मुताबिक स्पाइडर सिस्टम के अंदर फायर कंट्रोल यूनिट और कम्युनिकेशन मॉड्यूल को एनहांस करने का फैसला किया जा रहा है, ताकि ये ISCCS के साथ सीमलेसली डाटा शेयरिंग और थ्रेट कोऑर्डिनेशन में कैपेबल हो पाएगा। इसका मतलब है कि स्पाइडर सिस्टम अब एक आइसोलेटेड यूनिट नहीं रहेगा, बल्कि एक नेटवर्क एयर डिफेंस इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएगा, जहां रियल टाइम में डाटा फ्लो, टारगेट शेयरिंग और इंटरसेप्शन ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट हो पाएगा। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी ISCCS इंडियन एयरफोर्स का एक ऐसा ऑटोमेटेड सर्वेलेंस और एयर स्पेस मैनेजमेंट नेटवर्क है जिसको 24/7 रियल टाइम मॉनिटरिंग, थ्रेट एनालिसिस और इंटरसेप्टर कोऑर्डिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम देश भर में सेंसर, रडार्स और कमांड सेंटर के जरिए पूरा एक इंटरकनेक्टेड ग्रिड में फैला हुआ है। स्पाइडर सिस्टम का इस ग्रिड में इंटीग्रेशन होने के बाद एयर डिफेंस रिस्पॉन्स ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सितंबर 2025 में भारत और रशिया के बीच होने वाली एनुअल समिट के लिए भारत के विजिट पर आने वाले हैं। इस समिट के दौरान रशिया की तरफ से इंडियन नेवी को एक नया न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन यानी कि SSN को ऑफर करने की बात सामने आई है, जो कि दूसरा ओकुला क्लास का सबमरीन होने वाला है। ये प्रपोजल उस समय पर आ रहा है जब भारत की तरफ से पहले से ही लीज पर लिए गए INS चक्र 3 सबमरीन की डिलीवरी 2028 के आसपास डिले हो चुका है। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। INS चक्र 3 को भारत की तरफ से 2019 में $3 बिलियन की डील के तहत लीज पर लिया गया था, जो कि 2025 तक भारत को डिलीवर होने वाला था। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सैंक्शन और सप्लाई चेन में काफ़ी इशू आ गए थे, जिस वजह से अभी इसका डिलीवरी 2028 तक डिले हो चुका है। ओकुला क्लास SSN काफ़ी पावरफुल और स्टेल्थी सबमरीन्स होते हैं। ये सबमरीन 30 नॉट तक की अंडर वाटर स्पीड को हासिल कर सकते हैं और साथ ही 530 मीटर के आसपास गोता भी लगा सकते हैं। इसमें टॉर्पीडो, एंटीशिप क्रूज मिसाइल और कुछ वेरिएंट में 1500 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले कैलिबर लैंड अटैक मिसाइल भी मौजूद होते हैं। इन सबमरीन्स को मेनली हंटर किलर रोल के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें एनिमी सबमरीन को ट्रैक करना, SSBN को प्रोटेक्ट करना और ब्लू वाटर डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। रशिया का यह ऑफर इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज नेवी के ग्रोइंग प्रेजेंस को देखते हुए काफी स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखने वाला है, क्योंकि फिलहाल भारत के पास कोई भी ऑपरेशनल SSN मौजूद नहीं है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं है। तो अभी एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भारत की अंडर वाटर डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए और खास करके बैटल ग्रुप प्रोटेक्शन के लिए काफी जरूरी होने वाला है। अभी फिलहाल भारत की तरफ से प्रोजेक्ट 77 के अंदर 6 SSN या न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिनको 2035 के आसपास इंडियन नेवी में कमीशन किया जा सकता है। लेकिन अभी इन 10 सालों में हमारे पास कोई एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं होने वाला, क्योंकि हम अभी 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप को ऑपरेट करने वाले और हर मॉडर्न नेवी में हर एक कैरियर बैटल ग्रुप के साथ कम से कम एक SSN मौजूद होता है, जिस वजह से अभी उम्मीद किया जा रहा है कि रशिया की तरफ से भारत की नीड को देखते हुए एक और SSN को भारत को ऑफर किया जा सकता है, जिनको पहले की तरह 10 साल के लिए लीज पर लिया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के UAV प्रोग्राम को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अपने कैरियर बेस्ड ऑपरेशन को और भी ज़्यादा ऑटोनोमस बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन को लेने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें अभी 2 नए UAV प्रोजेक्ट पर फोकस किया जा रहा है। इन 2 में से पहला एक कैरियर केपेबल मेल UAV प्रोग्राम होने वाला और दूसरा एक लॉयल विंगमैन प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें मिड ईयर रिफिलिंग केपेबल UAV बनाने का प्लान किया जा रहा है। पहला कैरियर बेस्ड मेल UAV की बात करें तो इंडियन नेवी अब एक ऐसे मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस UAV को डेवलप करने का प्लान बना रही है, जो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर पाएंगे। ये UAV मेनली सर्वेलेंस, ISR ऑपरेशन और लिमिटेड कॉम्बैट रोल के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। कैरियर से लॉन्च करने के लिए UAVs को एरेस्टर लैंडिंग और कैटेपल्ट लॉन्च सिस्टम के साथ भी कॉम्पेटेबल बनाया जाने वाला है, जो कि
टेक्निकली काफी चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। अब दूसरा यानी कि लॉयल विंगमैन और मिड ईयर रिफिलिंग यूएवीज के बारे में बात करें तो नेवी का दूसरा फोकस एक ऐसे लॉयल विंगमैन यूएवी को डेवलप करने का है जिसमें मिड ईयर रिफिलिंग कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली, क्योंकि अभी नेवी को एरियल रिफिलिंग को करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की 6 रिफिलर पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जो कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के लिए भी काफी कम पड़ रहे हैं। तो नेवी अपने लिए अलग से ऑटोनोमस टैंकर या यूएवीज को डेवलप करने का प्लान बना रही है। यूएवी लाइकली हेल क्लास के यूएवी होने वाले जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट अप्रोक्सीमेटली 10 टन के आसपास होने वाला और इसमें 2 से 3 टन के आसपास फ्यूल को कैरी करने की क्षमता होने वाली। इसका काम नेवी के मिग 29 के फाइटर जेट और फ्यूचर में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जैसे फाइटर को मिड एयर में रिफिल करने का होने वाला है, जिससे ये ज्यादा समय तक इंडियन ओशन रीजन के ऊपर किसी भी बैटल जोन के ऊपर पेट्रोल या स्ट्राइक एग्जीक्यूट करने में सक्षम हो पाएंगे या कॉम्बैट एयर पेट्रोल करने में सक्षम हो पाएंगे। अगला अपडेट फिलीपींस के ब्रह्मोस मिसाइल डील को लेकर है। दोस्तों अभी फिलीपींस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जहां फिलीपींस की तरफ से ऑफिशियली बात कंफर्म किया जा रहा है कि वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की और ज़्यादा बैटरीज को खरीदने की कोशिश करने वाले हैं। मनीला की तरफ से अपने पहले से ऑपरेशनल ब्रह्मोस बैटरी से काफ़ी सेटिस्फेक्शन दिखाया गया है और अभी वो 9 एडिशनल ब्रह्मोस बैटरीज को खरीदने के लिए एडवांस नेगोशिएशन कर रहे हैं, जो कि पहले के डील के मुकाबले लगभग 3 गुना ज़्यादा होने वाला है। ये पहले वाला डील 2022 में फाइनल किया गया था, जिसका कीमत अप्रोक्सीमेटली $374 मिलियन था और फिलीपींस इसी के साथ पहला देश बना था जिसको ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट किया गया था। इन मिसाइल को उनके शोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम यानी कि SPA-SMS प्रोग्राम के अंदर फिलीपींस मरीन कोर में इंडक्ट किया गया था, जिनको अभी फिलीपींस की तरफ से फुली ऑपरेशनल किया जा चुका है। फिलीपींस को जिन ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की तरफ से डिलीवर किया गया था, इनका रेंज 290 किलोमीटर था, लेकिन फिर भी फिलीपींस के लिए साउथ चाइना सी रीजन में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर ये नया डील फाइनलाइज हो जाता है तो फिलीपींस की तरफ से पलावन, लुजोन और मिजानो जैसे स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल रीजन में ब्रह्मोस बैटरीज को डिप्लॉय किया जाने वाला है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग कोस्टल डिफेंस आर्क को क्रिएट किया जा सकेगा, जो कि चाइनीज मैरिटाइम एग्रेशन को काउंटर करने में फिलीपींस को मदद करने वाली है। ये स्टेप फिलीपींस के होराइजन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का फेज 2 का हिस्सा होने वाला है और ये डील सिर्फ फिलीपींस के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री बनने वाला है। ये भारत की आर्कटिस्ट पॉलिसी को पहले तो बूस्ट करने वाला है, साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस के लिए भी एक मेजर एक्सपोर्ट सक्सेस होने वाला है। इसके अलावा भारत फिलीपींस को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी ऑफर कर रहा है, जिससे दोनों देशों की डिफेंस रिलेशन को आगे चल के और भी मजबूत किया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।